भूख और प्यास से तड़पते हुए बिजोलिया के किसानों के द्वारा एक ऐसी भूल, ऐसी गलती कर दी गई थी जिसकी वजह से उनके ही साथी किसानों ने उनका साथ छोड़ दिया और उनको अपनी ही जमीनों से बेदखल कर दिया गया। और इसी भूल की वजह से बिजोलिया किसान आंदोलन का जैसा परिणाम होना चाहिए था उस प्रकार का परिणाम नहीं निकला। वो बिजोलिया के किसान जो आरंभ में लगान और लाग बाग को समाप्त करने के लिए आंदोलन कर रहे थे, बाद में इस आंदोलन का उद्देश्य केवल मात्र वापस अपनी जमीनें प्राप्त करना रह गया था। तो इस विषय पर इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। मैं रमन भारद्वाज और आप देख रहे हैं बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित हमारा पार्ट 2। तो आइए शुरू करते हैं। तो बात है सन 1931 ईस्वी की और जगह है बिजोलिया। बिजोलिया जो कि वर्तमान में राजस्थान के इस भीलवाड़ा जिले में आता है और मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। हालांकि कुछ बेसिक चर्चा पिछले वीडियो में हम कर चुके। तो यहां पर वर्ष 1931 ईस्वी में जब बिजोलिया के किसान अपने ही खेतों में हल चला रहे थे, तो उनके ही कुछ साथी किसानों ने, ठिकानेदार के सैनिकों ने और मेवाड़ के सैनिकों ने उन किसानों पर लाठी, सरिये और डंडों से हमला कर दिया। उनको बुरे तरीके से पीटा गया, उनकी महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को पीटा गया और उन किसानों को पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया और उनको यातनाएं दी गई। आखिर अचानक से इस प्रकार की यह घटना क्यों हुई? 1931 में ऐसा क्या हुआ कि किसान अपनी ही जमीन पर हल नहीं चला सकते थे और उनकी जमीन पर हल चलाने के कारण उनके ही साथी किसानों ने उनको पीटा, ठिकानेदार की सेना ने पीटा, मेवाड़ की सेना ने पीटा। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा पीछे की ओर चलना पड़ेगा। हमको चलना पड़ेगा वर्ष 1923 से 1926 ईस्वी में क्या हुआ। उससे पहले मैं आपको यह बता दूं, यह हमारा बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण है। पहला जो चरण था वो था 1897 से 1915 ईस्वी तक। सोर्सेज है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब। तो पहला चरण ये था, इसके बारे में मैं बता चुका। दूसरा चरण 1915 से और 1923 ईस्वी तक का, पहले हम इसकी बात करेंगे दूसरे चरण की, और फिर देखेंगे कि तीसरा चरण जो 1923 से और 1941 ईस्वी तक रहा, उस तीसरे चरण में किसानों की हालत किस प्रकार से दयनीय हो गई। वो किसान जो शुरू में लाग बाग और बैठ बेगार कम करने के लिए आंदोलनरत था, अब तीसरे चरण तक आते आते उसका उद्देश्य मात्र अपनी जमीनें प्राप्त करना रह गया था। उस विषय पर भी हम बात करेंगे। तो हम थोड़ा सा पीछे की ओर चलते हैं और इस घटना को समझते हैं कि आखिर किसानों के साथ में ये मारपीट क्यों हुई। तो बात है 1923 से और 1926 ईस्वी के बीच की, 1923 से 26। इस समय बड़ा भयंकर अकाल पड़ा और अकाल की स्थिति के कारण किसान खेती करने में सक्षम नहीं थे। किसानों के पास खाने को अनाज नहीं था और खाने को अनाज नहीं है, लेकिन बावजूद उसके ठिकानेदार ने किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं दी। रियायत देना तो दूर की बात, किसानों से इस समय भी, अकाल के समय में भी जबरदस्ती लाग बाग और लगान वसूले गए। अब जब किसानों ने यहां पर कुछ है ही नहीं देने को किसानों के पास में, तो किसानों की महापंचायत बैठी। किसानों ने यह निर्णय लिया कि हम अपनी जमीन पर खेती नहीं करेंगे। हालांकि सरकार के द्वारा यहां पर कुछ दिखावा जरूर किया गया। 1927 में एक अंग्रेज अधिकारी ट्रेंच को भेजा गया, जिसको मेवाड़ का बंदोबस्त अधिकारी कहते थे, ट्रेंच। उसने किसानों और ठिकानेदार के बीच में समझौता कराया, लेकिन समझौता ठिकानेदार के पक्ष में ही था। तो किसानों ने तंग आकर, परेशान होकर और 1927 में अपनी जमीनों को छोड़ दिया कि हम अपनी जमीनों पर खेती नहीं करेंगे। कुछ सोर्सेज में यह निर्णय बताया कि यह निर्णय विजय सिंह पथिक का था, जबकि कुछ सोर्सेज में यह बताया जाता है कि यह निर्णय बिजोलिया की जो किसान पंचायत थी उसका था। खैर जो भी था, हम अभी आगे चलकर बात करेंगे। किसानों ने अपनी जमीन छोड़ दी और इस उम्मीद के साथ छोड़ी कि जिस जमीन को हम छोड़ रहे हैं, कोई भी किसान उस जमीन को नहीं खरीदेगा और उस पर खेती नहीं करेगा, और जब कोई भी किसान खेती करेगा ही नहीं तो ठिकानेदार को झुकना ही पड़ेगा। लेकिन उल्टा हुआ। उल्टा यह हुआ कि कुछ जो किसान साथी थे जिनके पास में जमीनें नहीं थी, उन्होंने इस जमीन को खरीद लिया। कुछ जो महाजन थे उन्होंने इन जमीनों को खरीद लिया और खेती करनी शुरू कर दी।
अब जिन किसानों ने जमीनें छोड़ी थी वो किसान धोखे में रह गए, उनकी जमीनें उनके हाथ से निकल गई और अब उनका उद्देश्य मात्र और मात्र केवल अपनी जमीनें प्राप्त करना रह गया। और जो आंदोलन एक चरम सीमा तक गया था विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में, जिस आंदोलन ने ठिकानेदार और मेवाड़ के महाराणा की नाक में दम कर दिया था, अब उस आंदोलन का उद्देश्य मात्र केवल अपनी जमीनें प्राप्त करना रह गया। तो इस दूसरे चरण की एक एक करके हम पूरी घटना की जानकारी लेते हैं, पॉइंट टू पॉइंट एक एक विषय पर बात करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको एक व्यक्ति की ओर लेकर चलता हूं। वही वो व्यक्ति है जिसने मेवाड़ रियासत के बिजोलिया ठिकाने में होने वाले इस बिजोलिया किसान आंदोलन में प्रवेश करने के बाद इसको चरम सीमा तक पहुंचा दिया और इसको राष्ट्रव्यापी बना दिया। वो व्यक्ति हैं ये हैं विजय सिंह पथिक। इन्हीं को कहा जाता है राष्ट्रीय पथिक। इनका मूल नाम था भूप सिंह गुर्जर। तो पहले इनके संबंध में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इनको पढ़े बिना, इनके संबंध में बात किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये हैं विजय सिंह पथिक। इनके ऊपर सरकार के द्वारा एक डाक टिकट जारी की गई थी। ये उस डाक टिकट का ही चित्र आप देख रहे हैं। और ये डाक टिकट जारी की गई थी 1992 ईस्वी में। विजय सिंह पथिक, जिनका मूल नाम था भूप सिंह गुर्जर। भूप सिंह गुर्जर। आइए एक बार उस पुण्य भूमि की तरफ चलते हैं जहां इनका जन्म हुआ। यह है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में एक जगह आती है बुलंदशहर। बुलंदशहर में एक गांव आता है गुठावली गांव। उस गुठावली गांव में वर्ष 1882 में भूप सिंह गुर्जर का जन्म हुआ, जिनको हम विजय सिंह पथिक कहते हैं। और 1954 ईस्वी में बाद में इनकी मृत्यु हुई। विजय सिंह पथिक के पिता का नाम था हमीर सिंह गुर्जर और इनकी माता का नाम था कमल कंवरी या कमल कुंवरी। कुछ जगह कमल कुमारी भी देखने को मिलता है। विजय सिंह पथिक सन 1907 ईस्वी में दो ऐसे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए जिनका नाम था रास बिहारी घोष और सचिंद्र सान्याल। रास बिहारी घोष और सचिंद्र सान्याल। ये वो व्यक्ति जिन्होंने सशस्त्र क्रांति का झंडा पकड़ा हुआ था। और विजय सिंह पथिक इनके संपर्क में आए और विजय सिंह पथिक के मन में भी सशस्त्र क्रांति या विद्रोह का जो भाव है वो प्रबल हुआ। तो विजय सिंह पथिक को अजमेर भेजा गया। अजमेर में किनके पास? ये अजमेर में एक व्यक्ति के पास, गोपाल सिंह खरवा। खरवा इनका गांव था और ये गांव का नाम लगाते थे सरनेम के तौर पर, गोपाल सिंह खरवा। तो गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक, इन दोनों को अजमेर में बम विस्फोट का दायित्व दिया गया। लेकिन जब ये इस घटना की क्रियान्विति कर पाते, इस घटना को अंजाम दे पाते, उससे पहले ही अंग्रेजों को इसकी जानकारी मिल गई और अंग्रेजों ने इन दोनों को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद टाड़गढ़ के किले में कैद कर दिया। टाड़गढ़ जो अजमेर में आता है। और यहां कैद करने के बाद कुछ ही समय में ये दोनों फरार हो गए। और यहां से गोपाल सिंह खरवा फरार होकर जब अपने गांव गए तो अंग्रेजों ने उनको फिर से पकड़ लिया और अजमेर के कारागार में रख दिया। लेकिन विजय सिंह पथिक यानी भूप सिंह गुर्जर पकड़ में नहीं आए और वो यहां से पहले गए, राजसमंद का एक गांव आता है भाला, फिर गए मोही गांव में और फिर पहुंचे चित्तौड़ के एक गांव में ओछड़ी में। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने अपना भेष बदला, उन्होंने दाढ़ी मूछ बढ़ा ली, पगड़ी बांधने लग गए और भूप सिंह गुर्जर से बन गए विजय सिंह पथिक। यहीं पर ओछड़ी गांव में एक संस्था थी, विद्या प्रचारिणी सभा। इस सभा के संस्थापक थे हरि भाई कीकर। तो हरि भाई कीकर द्वारा संस्थापित विद्या प्रचारिणी सभा में विजय सिंह पथिक एक शिक्षक के तौर पर व्याख्यान देने लगे। अब यहीं पर वर्ष 1915-16 में एक अधिवेशन हुआ था और उस अधिवेशन में एक व्यक्ति यहां भाग लेने के लिए आए। वो व्यक्ति बिजोलिया से और यहां पर चित्तौड़ में भाग लेने के लिए आए। वो थे साधु सीताराम दास।
सीताराम दास जो इस विद्या प्रचारिणी सभा से जुड़े हुए थे, इसके वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए चित्तौड़ के ओछड़ी गांव में आए और वहीं पर उन्होंने विजय सिंह पथिक के ओजस्वी भाषण को सुना और प्रेरित होकर इनसे प्रार्थना की कि आप चलिए और बिजोलिया के किसान देखिए किस पीड़ा में, उनको आपके नेतृत्व की आवश्यकता है और उनका नेतृत्व कीजिए, उनको नेतृत्व प्रदान कीजिए। तो साधु सीताराम दास के कहने पर ही, ध्यान रखना, साधु सीताराम दास के कहने पर ही विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया के किसानों का नेतृत्व किया और वर्ष 1916 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया के किसान आंदोलन में प्रवेश किया। हालांकि कुछ जगह हमको 1915 भी देखने को मिलता है, लेकिन ज्यादातर जगह हमको 1916 ईस्वी देखने को मिलता है। तो ये थे विजय सिंह पथिक। अब विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन में प्रवेश करके एक एक करके किस प्रकार से संस्थाओं का निर्माण किया, कैसे कैसे समाचार पत्रों के माध्यम से और कांग्रेस के सम्मेलन में भी जाकर इस बिजोलिया के किसान आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बना दिया, उस सब विषय पर हम बात करेंगे। लेकिन कुछ समय के लिए, थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट को मैं यहीं स्टॉप करता हूं और थोड़ा समय इन क्रांतिकारियों के संबंध में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। तो विजय सिंह पथिक जो रास बिहारी घोष और सचिंद्र सान्याल के संपर्क में आने पर एक क्रांतिकारी, एक मुख्य क्रांतिकारी बन गए। इसी प्रकार से राजस्थान राजपुताना के और भी क्रांतिकारी थे जिन्होंने सशस्त्र विद्रोह में भाग लिया था। उनके संबंध में भी यहां पर थोड़ी बहुत चर्चा अवश्य ही हमको करनी चाहिए। इनकी तो बात हो गई। ये इनकी बात करते हैं ये व्यक्ति, ये हैं अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी, अर्जुन लाल सेठी जो कि जयपुर के थे और ये भी सशस्त्र विद्रोह में सम्मिलित थे। इन्होंने लूट और हत्या के माध्यम से सशस्त्र विद्रोह के लिए पैसा जुटाना शुरू किया था। जयपुर से संबंधित थे, जयपुर में इनका जन्म हुआ था और जयपुर में एक कॉलेज है महाराजा कॉलेज, वहां पर इनकी पढ़ाई हुई थी। बाद में इन्होंने चौमू में न्यायाधीश के तौर पर कार्य करना शुरू किया था। चौमू जो कि वर्तमान में जयपुर जिले के अंतर्गत आने वाली एक तहसील है। लेकिन यह कहते हुए इन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ दिया, यदि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा। और फिर बाद में इन्होंने सशस्त्र विद्रोह करना शुरू किया और लूट और हत्याओं के माध्यम से पैसा जुटाना शुरू किया। इनके द्वारा एक विद्यालय भी स्थापित किया गया था और वह था वर्धमान विद्यालय। वर्धमान विद्यालय यह स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में इनको अंग्रेजों के द्वारा पकड़ लिया गया और इनको वेल्लूर की जेल में बंद कर दिया गया। वेल्लूर, ये जो विद्यालय का नाम आया तो इसी विद्यालय की भी एक पौध थे प्रताप सिंह बारहट। ये प्रताप सिंह बारहट, ये प्रताप सिंह बारहट भी प्रमुख क्रांतिकारी थे और इनके द्वारा भी एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया था जिसमें होर्डिंग के ऊपर दिल्ली के चांदनी चौक में बम फेंका गया था। घटना है 23 दिसंबर 1912 की। जगह है दिल्ली, दिल्ली में चांदनी चौक, और व्यक्ति है निशाने पर ये जिसका नाम था होर्डिंग। होर्डिंग के ऊपर प्रताप सिंह बारहट, ये प्रताप सिंह बारहट और एक और क्रांतिकारी जोरावर सिंह बारहट, जोरावर सिंह बारहट, इनके द्वारा बम फेंका गया। लेकिन ये होर्डिंग को निशाना नहीं बना पाए और वो बम होर्डिंग की जगह उनके बॉडीगार्ड्स पर जाकर गिरा, जिनकी वजह से वो घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। इनको गिरफ्तार किया गया, प्रताप सिंह बारहट को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि जोरावर सिंह बारहट जो है वो यहां से फरार हो गए थे, भूमिगत हो गए, अंडरग्राउंड हो गए, लेकिन प्रताप सिंह बारहट को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद बरेली की जेल में भेजा गया। बरेली की जेल में यातनाएं दी गई और यातनाओं को सहते हुए ये शहीद हुए, इनकी मृत्यु हो गई। जब इनकी मृत्यु का समाचार इनके पिता को लगा, ये थे इनके पिता जिनका नाम केसरी सिंह बारहट, केसरी सिंह बारहट। तो मृत्यु का समाचार सुनते ही इन्होंने ये कहा कि भारत माता का जो पुत्र है वो उसकी स्वतंत्रता, उसकी रक्षा के लिए शहीद हो गया और मुझे इस बात की प्रसन्नता है। यानी इन्होंने प्रसन्नता जाहिर की अपने पुत्र के शहीद होने पर। इसके अलावा देखो, ये भी प्रमुख क्रांतिकारी थे केसरी सिंह बारहट, और किस प्रकार से क्रांति के भाव इनके मन में थे, इनके लिखे हुए एक पत्र के द्वारा आप अंदाजा लगा सकते हैं। और वो पत्र इन्होंने अपनी पुत्री को लिखा था। इन्होंने अपनी पुत्री को लिखा था कि इस समय देश की स्वतंत्रता के लिए एक राजसूय यज्ञ चल रहा है और देश के इतने बड़े भूभाग पर ये जो क्रांति संभव हो पाई है, ये तुम्हारे ही परिवारजनों की आहुति से संभव हो पाई है। ये देखिए, ये मैंने लाइनें कुछ लिखी हुई हैं कि ये तो इन्होंने कहा था केसरी सिंह बारहट ने अपनी पुत्री को पत्र के माध्यम से, तुम्हें पता है कि देश की आजादी के राजसूय यज्ञ में तुम्हारे परिवारजनों की आहुति से ही देश के इस बड़े भूभाग में क्रांति संभव हो सकी है।
और यह अपनी पुत्र की मृत्यु पर कहा था, भारत माता का पुत्र उसकी मुक्ति के लिए शहीद हो गया और मुझे इस बात की प्रसन्नता है। इसके अलावा केसरी सिंह बारहट की कुछ और बातों को आप ध्यान रख सकते हैं कि जब मेवाड़ के शासक महाराणा फतेह सिंह, ये महाराणा फतेह सिंह जब ये दिल्ली दरबार में भाग लेने के लिए जा रहे थे वर्ष 1903 में, तो उस समय जब ये दिल्ली रेलवे स्टेशन पर थे तो वहीं पर इनको 1903 में केसरी सिंह बारहट का लिखा हुआ एक पत्र मिला। उसको कहा जाता है चेतावनीरा चुंगट्या। उसमें टोटल 13 सोरठे थे। उनको पढ़कर फतेह सिंह का स्वाभिमान जागा और ये वहां पर भाग लेने के लिए नहीं गए। केसरी सिंह ने यह कहा था, उसमें यह लिखा था कि मेवाड़ के शासक अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए जाने जाते हैं, तो क्या आप वहां दिल्ली दरबार में भाग लेने के लिए जाएंगे? और ये पढ़कर इनका स्वाभिमान जागा और ये दिल्ली दरबार में भाग लेने के लिए नहीं गए और वहां इनका जो सिंहासन था वो उस समय खाली रहा था। तो ये थे केसरी सिंह बारहट। यानी केवल ये बात बताने का तात्पर्य ये था कि आप इनकी लेखन शैली या इनके शब्दों के चयन से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार का प्रभावी लेखन ये किया करते थे। वापस थोड़ी सी और इनके संबंध में हम बात करते हैं। केसरी सिंह बारहट, इनकी कुछ रचनाएं भी हैं जिनके संबंध में पूछ लिया जाता है, जैसे राज सिंह चरित्र, दूनी प्रकाश, प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र। ये कुछ रचनाएं हैं जो केसरी सिंह बारहट के द्वारा लिखी गई है। तो ये कुछ क्रांतिकारी थे जो भूप सिंह गुर्जर या विजय सिंह पथिक के साथ के थे। तो इनके संबंध में हमने विजय सिंह पथिक के साथ ही बात कर ली। अब वापस हम अपने उस विषय पर आ जाते हैं कि विजय सिंह पथिक सन 1916 में बिजोलिया के किसान आंदोलन से जुड़े। अब जब ये बिजोलिया के किसान आंदोलन से जुड़े तो एक एक करके किस प्रकार से इन्होंने क्या क्या घटनाओं को अंजाम दिया, किस प्रकार से नेतृत्व किया, ध्यान देना। बात आती है सबसे पहले 1916 की, और इस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध का जो चंदा है वो किसानों से जबरदस्ती वसूला जा रहा था और यह तय कर दिया गया था कि प्रत्येक हल यानी प्रत्येक जो किसान होगा वो 10 रुपए चंदे के रूप में देगा। लेकिन विजय सिंह पथिक के नेतृत्व और इनके आह्वान में किसानों ने 10 रुपए देने से मना कर दिया, और न केवल रुपए देने से मना किया बल्कि सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार कर दिया गया, न्यायालयों का बहिष्कार कर दिया गया। एक यहां पर एक किसान की मैं आपसे बात करना चाहता हूं, नारायण पटेल। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इस बात के लिए बहुत जरूरी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में किसानों का जो आत्मबल है वो बढ़ चुका था। नारायण पटेल ने जब ये पैसा देने से मना किया और सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया तो ठिकानेदार के अधिकारी के द्वारा नारायण पटेल की गिरफ्तारी कर ली गई। तो तुरंत खबर पाकर 2000 किसान इकट्ठे हो गए और ये मांग करने लगे, या तो नारायण पटेल को रिहा करो या हमको भी जेल भेज दो। तो ठिकानेदार और उसके अधिकारी घबरा गए और नारायण पटेल को रिहा कर दिया गया। ये बात है 1916 की, जब प्रथम विश्व युद्ध का चंदा उनसे वसूला जा रहा था। इसके बाद हम बात करते हैं, अब विजय सिंह पथिक को यह लगा कि कुछ संस्थाओं की आवश्यकता है जिनसे किसानों को संगठित किया जा सके। तो विजय सिंह पथिक ने वर्ष 1917 में एक संस्था स्थापित की। उसको बिजोलिया किसान पंचायत कहा जाता है, और उसको जो संचालित जो बोर्ड करता था वो था ऊपरमाल किसान बोर्ड या ऊपरमाल पंच बोर्ड। ऊपरमाल पंच बोर्ड, ये एक बोर्ड बनाया जो बिजोलिया की किसान पंचायत को संचालित करता था। इसका अध्यक्ष बनाया श्री मन्ना पटेल को, श्री मन्ना पटेल। और प्रत्येक गांव में, हर गांव में, गांव इसकी शाखाएं खोल दी गई, यानी लोग जुड़ सकें। एक व्यक्ति भी था यहां पर जिसका नाम था तुलसी भील, और वो तुलसी भील क्या करता था, गांव गांव जाता था और लोगों को जागरूक करता था, जुड़ने के लिए प्रेरित करता था। ज्यादा से ज्यादा लोग इस किसान आंदोलन से जुड़े। तो 1917 में इन्होंने ये किसान पंचायत ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की, और ये की थी हरियाली अमावस्या के दिन। हरियाली अमावस्या। और ये कहा था कि हरियाली अमावस्या शुभ मुहूर्त तुम जान लो और धर्म युद्ध की ठान लो। ये देखिए, ये आ जाइए इनके द्वारा कहे हुए ये कथन कि हरियाली अमावस्या सुखद शुभ मुहूर्त तुम जान लो, स्वतंत्र के हित अब धर्म युद्ध की ठान लो। इसके अलावा जब ये आए थे तो इनको ये लगा था, ये भी इनके द्वारा कहे हुए वाक्य हैं कि लाटा और कूता जो है ये जागीरदारों द्वारा किसानों की एक लूट बन गई है। क्या था लाटा और कूता, मैंने आपको बता दिया था। लाटा और कूता
कि किसान जब खेती किया करता था तो एक बहुत बड़ा हिस्सा उसको जागीरदार या ठिकानेदार को देना पड़ता था। फसल कटने के बाद जो हिस्सा तय होता था, ज्यादातर 50% से ऊपर ही होता था, वो होता था लाटा। और खड़ी फसल पे एक अनुमान के आधार पर कि ये इतनी फसल खड़ी है, ये इतना हिस्सा हमारा, अब भले ही वो फसल खराब हो, चौपट हो, कुछ भी हो, उतना हिस्सा देना पड़ता था, वो होता था कूंता। यानी खड़ी फसल में कूंता और कटी हुई फसल में लाटा। तो इसी के संबंध में यह कहा था विजय सिंह पथिक ने कि लाटा और कूंता की ये जो पद्धति है, ये जागीरदारों द्वारा किसानों का शोषण बनकर रह गई है। ठीक है, वापस आप आ जाइए। 1917 की बात हो गई। 1917 के बाद अब विजय सिंह पथिक महात्मा गांधी से मिले और प्रयास किया इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बना दिया जाए। तो अब चलते हैं महात्मा गांधी की ओर। आ जाओ भैया। तो महात्मा गांधी से मिलने गए वर्ष 1918 में। कहां गए? बंबई। बंबई में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन था। ध्यान रखना, 1918 में 2 अधिवेशन हुए थे कांग्रेस के, एक दिल्ली और एक बंबई। तो बंबई का जो विशेष अधिवेशन था, वहां पर विजय सिंह पथिक मिलने के लिए गए और महात्मा गांधी से इस संबंध में बात की। तो महात्मा गांधी ने अपने एक सचिव महादेव देसाई को बिजोलिया भेजा। महादेव देसाई। और महादेव देसाई ने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उस रिपोर्ट में यह कहा कि बिजोलिया का जो वातावरण है वो दम घोटू है, आप जाओगे तो आपका दम घुट जाएगा। तो किसने दम घोटू वातावरण बताया? महादेव देसाई। कौन थे? महात्मा गांधी के सचिव। महात्मा गांधी के कहने पर ये वहां पर गए थे। इसके बाद में बात आती है वर्ष 1919 ईस्वी की। और 1919 ईस्वी में विजय सिंह पथिक गए अमृतसर के अधिवेशन में। अमृतसर, कांग्रेस का जो अमृतसर का यह अधिवेशन था 1919 का, इसमें विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया के किसान आंदोलन की आवाज उठाई और एक प्रस्ताव भी रखवाया। और उस प्रस्ताव का समर्थन किया था बाल गंगाधर तिलक ने। ये है बाल गंगाधर तिलक। लेकिन महात्मा गांधी और मदन मोहन मालवीय ने उसको समर्थन नहीं दिया, इसीलिए उस प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा था अमृतसर के उस अधिवेशन में। लेकिन 1919 के अधिवेशन में कम से कम विजय सिंह पथिक ने कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के समक्ष अमृतसर के उस अधिवेशन में यह आवाज तो उठाई। साथ ही साथ 1919 में विजय सिंह पथिक ने एक संस्था की भी स्थापना की और वो संस्था थी राजस्थान सेवक संघ। इधर आ जाओ, इसको तो मैं हटाऊं, थोड़ा सा क्लियर करूं, क्योंकि मुझे अभी और बहुत सारी जानकारी लिखने के लिए स्पेस की आवश्यकता है। तो बात आती है 1919 की। ये सारी चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं आपके साथ में? ताकि आप ये समझ सकें कि किस प्रकार से एक व्यक्ति ने अपनी नेतृत्व क्षमता के आधार पर उस छोटे से बिजोलिया के किसान आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बना दिया। और इस विषय को, इस वीडियो को देखने के बाद आप भी ये सीख सकते हैं कि एक संगठनकर्ता में किस प्रकार की क्षमताएं होनी चाहिए। शुरू करते हैं कि कौन कौन सी संस्थाएं गठित की। तो ध्यान देना, एक तो 1919 में वर्धा में एक संस्था गठित की थी। वर्धा जो महाराष्ट्र में आता है, वो थी राजस्थान सेवा संघ। विजय सिंह पथिक ने इसको स्थापित किया। विजय सिंह पथिक के साथ इसमें एक तो थे माणिक्यलाल वर्मा, जिन्होंने सहयोग किया। माणिक्यलाल वर्मा। एक थे राम नारायण चौधरी। इसके अलावा थे जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज। बात करते हैं एक एक करके, ये कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा के बारे में आपने जरूर अवश्य ही पढ़ा होगा, अगर राजस्थान जी के थोड़ी बहुत पढ़ी होगी तो। माणिक्यलाल वर्मा ने किसानों में आत्मबल देने के लिए, किसानों को प्रेरित करने के लिए, बिजोलिया के किसान आंदोलन के लिए एक गीत लिखा था, पंछीड़ा। माणिक्यलाल वर्मा वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन में मुख्य नेतृत्व करता थे। मेवाड़ का जो प्रजामंडल आंदोलन हुआ, उसके मुख्य नेतृत्व करता थे माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा बूंदी के किसानों के लिए भी एक गीत लिखा गया था अर्जी के नाम से। ध्यान रखना, पंछीड़ा तो बिजोलिया के किसानों के लिए लिखा गया था और अर्जी शीर्षक नाम से, यानी अर्जी के टाइटल के नाम से जो गीत लिखा था, वो बूंदी के किसानों के लिए लिखा था माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। राम नारायण चौधरी भी एक प्रमुख नेतृत्व करता थे और बाद में फिर बेगू के किसान के आंदोलन का नेतृत्व इनके द्वारा किया गया। बेगू, जिसकी अभी मैं बात करूंगा, थोड़ी बहुत चर्चा करूंगा। इसके अलावा जमनालाल बजाज। कौन थे जमनालाल बजाज? थोड़ी सी हम एक बार इन पर भी बात कर लेते हैं। आ जाओ, जमनालाल बजाज की इमेज पर आ जाओ आप। ये देखिए, ये हैं जमनालाल बजाज।
और ये है महात्मा गांधी और ये तस्वीर है न्यू दिल्ली की। जमनालाल बजाज महात्मा गांधी के बहुत निकट थे और अपने आप को गांधी जी का पांचवा पुत्र कहते थे। पूछा जाए गांधी जी के पांचवें पुत्र जमनालाल बजाज, ये अपने आप को गुलाम नंबर 4 भी कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि पहले नंबर का गुलाम ये मानते थे अपने देश को, दूसरा मानते थे ये राजे रजवाड़ों को, तीसरा मानते थे अपने गृह क्षेत्र सीकर को, और चौथा ये स्वयं को मानते थे। तीसरा जो था इनका गृह क्षेत्र सीकर था। क्यों था? क्योंकि इनका जन्म सीकर में हुआ था। ध्यान दो, इनका जन्म हुआ था 4 नवंबर 1899 सीकर में। सीकर में एक गांव आता है काशी काबास, काशी काबास, वहां पर इनका जन्म हुआ था 4 नवंबर 1899 को। कुछ बातें और ध्यान देना कि जमनालाल बजाज जो हैं ये शुरू में, यानी प्रथम विश्व युद्ध जब हो रहा था तो उस समय अंग्रेजों के समर्थक और हितैषी थे और अंग्रेजों का भरपूर साथ दिया था, और अंग्रेजों ने प्रसन्न होकर इनको राय बहादुर की उपाधि भी दी थी, राय बहादुर। लेकिन बाद में 1920 की बात आती है। 1920 में जो कलकत्ता का अधिवेशन था कांग्रेस का, ध्यान देना 1920 में 2 हुए थे, एक नागपुर में भी हुआ था अधिवेशन, एक कलकत्ता में भी हुआ था। तो कलकत्ता के अधिवेशन में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो उसी दौरान इन्होंने अपनी राय बहादुर की उपाधि को त्याग दिया था। और साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखना कि ये हिंदी भाषा को बहुत अच्छा मानते थे और हिंदी भाषा को कहते थे ईमान की भाषा। इसके अलावा यह भी ध्यान रख सकते हो कि इनके द्वारा 1927 में जयपुर में जयपुर चरखा संघ की स्थापना भी की गई थी। ठीक है साहब, तो ये इनका परिचय आपको मिल गया। वापस आ जाओ उसी पॉइंट पे। हम ये बात कर रहे थे राजस्थान सेवा संघ 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में स्थापित किया गया और इन लोगों के सहयोग से स्थापित किया गया। यहीं से एक समाचार पत्र भी निकाला गया राजस्थान सेवा संघ के द्वारा, वो था राजस्थान केसरी। कौन सा? राजस्थान केसरी। इसके लिए जो फाइनेंशियल सहायता की थी, आर्थिक सहायता, वो जमनालाल बजाज ने की थी। इसके लिए पैसा दिया था। बड़े उद्योगपति थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी। बाद में इस राजस्थान सेवा संघ का कार्यालय यहां से ट्रांसफर करके अजमेर लाया गया। अजमेर जो राजस्थान में है, और यह लाया गया 1920 में। कहां पर? अजमेर। और 1920 में यहां से एक समाचार पत्र निकाला गया राजस्थान सेवा संघ के द्वारा। वो समाचार पत्र था नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान। और इसमें विजय सिंह पथिक के अलावा राम नारायण चौधरी भी संपादक थे, यानी वो भी लिखते थे। ठीक है, इसके अलावा ध्यान दो, इस समाचार पत्र को, नवीन राजस्थान को, सरकार के द्वारा रोक लगा दी गई। तो इन्होंने भी एक तरीका निकाला कि दूसरा नाम बदलकर दूसरे नाम से समाचार पत्र निकालो, और नवीन राजस्थान पर जब रोक लगी तो एक नया समाचार पत्र तरुण राजस्थान निकाल दिया गया। तरुण राजस्थान। ये नवीन राजस्थान निकाला था 1920 और तरुण राजस्थान निकाला था 1921 में। ठीक है साहब, इसी के साथ लगे हाथों मैं कुछ और समाचार पत्रों की बात करना चाहता हूं जिनके माध्यम से विजय सिंह पथिक ने इस नेतृत्व को, इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाया। तो और कौन कौन से थे ध्यान देना। एक तो यहां पर आ जाओ, उत्तर प्रदेश में प्रयाग, यहां से एक समाचार पत्र था अभ्युदय। अभ्युदय, तो इसने एक तो बिजोलिया के किसानों की आवाज उठाई। इसके अलावा कानपुर आ जाओ, कानपुर से एक समाचार छपता था प्रताप। इसको छापते थे गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी। इसमें भी किसानों के पक्ष में आवाज उठाई गई, बिजोलिया के किसानों के पक्ष में। समझना एक एक करके कैसे पूरे भारत में फैलाते जा रहे हैं विजय सिंह पथिक इस आंदोलन को। इधर आ जाओ, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में, यहां पर एक समाचार था भारत मित्र। उसमें भी बिजोलिया के पक्ष में आवाज उठाई। इसके अलावा यहां आ जाओ, इधर महाराष्ट्र में, ये मैं नीचे लिख रहा हूं, महाराष्ट्र में वर्धा में एक समाचार पत्र छपता था। वर्धा जहां से राजस्थान सेवा संघ स्थापित किया गया, वो था मराठा समाचार पत्र। कौन छापते थे? बाल गंगाधर तिलक। तो इन सारे समाचार पत्रों में बिजोलिया के किसानों के पक्ष में आवाज उठाई गई। बाल गंगाधर तिलक का जिक्र आया तो थोड़ा सा ध्यान देना। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मेवाड़ के महाराणा को एक पत्र भी लिखा गया था बिजोलिया के किसानों के संबंध में ही। ये रे बाल गंगाधर तिलक। और जब माणिक्यलाल वर्मा, साधु सीताराम दास,
इनको मेवाड़ सरकार ने जब गिरफ्तार कर लिया था तो उस समय बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह लेटर लिखा गया कि मेवाड़ के जो शासक हैं वो तो अपनी स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए जाने जाते हैं, और आपके द्वारा स्वतंत्रता के इन रक्षकों को गिरफ्तार किया गया है, तो ये तो मेवाड़ के लिए एक कलंक की बात है। यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। खैर, वापस इस विषय पर आओ कि कैसे अब और समाचार पत्र हैं जो यहां पर इस आंदोलन के लिए सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। तो कुछ और मैं बात करना चाहता हूं। जैसे एक समाचार पत्र यहीं बिजोलिया से ही होता था, वो था ऊपर माल डंका। ऊपर माल डंका ये समाचार पत्र हाथ से लिखा जाता था, यानी हस्तलिखित था। इसको लिखते थे राम नारायण चौधरी और साधु सीताराम दास। तो राम नारायण और सीताराम दास आंदोलन में भी भाग लेते थे, हाथ से समाचार पत्र लिखते थे और फिर किसानों को बांटते थे, उसकी प्रतियां बांटते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान जो हैं वो जागरूक हों। इसके अलावा मैंने आपको बताया माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा एक गीत लिखा गया था पंछीड़ा। अब वापस से चलते हैं विजय सिंह पथिक की ओर। कहां गए विजय सिंह पथिक? तो ये हमने देखा कि विजय सिंह पथिक जो है वो महात्मा गांधी से मिलने के लिए गए और महात्मा गांधी पर हमारी चर्चा हो रही थी। ये वापस आ जाओ कि महात्मा गांधी से बंबई में मिले। बंबई में क्या हुआ मैंने बता दिया। फिर 1919 में अमृतसर में गए और अमृतसर में उन्होंने प्रस्ताव रखा, बाल गंगाधर तिलक ने भी समर्थन किया, लेकिन महात्मा गांधी और मदन मोहन मालवीय ने समर्थन नहीं किया, इसीलिए उसको वापस लेना पड़ा। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं 1920 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था जो नागपुर में था। 1920 में 2 अधिवेशन हुए थे, ध्यान रख लेना, नागपुर में भी और कलकत्ता में भी। तो नागपुर के इस अधिवेशन में विजय सिंह पथिक भाग लेने के लिए गए और बिजोलिया के कुछ किसानों को लेकर गए ताकि वहां पर प्रदर्शनी के माध्यम से कांग्रेस के उस अधिवेशन में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बिजोलिया के किसानों के शोषण के संबंध में, उनकी पीड़ा के संबंध में बताया जा सके। तो कौन कौन से किसानों को ले गए ये ध्यान रखना। एक तो थे नंदराम जी, एक थे गोकुल जी और एक थे कालूराम जी। तो इन्होंने एक प्रदर्शनी का आयोजन किया यहां और उस प्रदर्शनी के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया कि देखो किस प्रकार से हमारा वहां पर शोषण किया जा रहा है। ठीक है साहब, तो यह तो हो गई बात 1920 ईस्वी तक की। अब थोड़ा सा समझो कि यहां पर मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह की क्या हालत या क्या स्थिति होती जा रही थी। बात आती है 1920 आते आते किसानों में बड़ी जागरूकता फैल रही थी। विजय सिंह पथिक ने भी इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बना दिया था। किसानों की यह जागरूकता केवल बिजोलिया तक सीमित नहीं थी, आसपास के जो क्षेत्र थे, जैसे राजस्थान के इस मैप से देखो, ये बिजोलिया के आसपास के जो क्षेत्र हैं, ये बिजोलिया हो गया, चित्तौड़ में बेगू हो गया, फिर बूंदी हो गया, तो आसपास के पूरे क्षेत्र में किसान जागरूक हो रहे थे। साथ ही साथ यहां पर जनजातीय क्षेत्रों में भी आंदोलन की सुगबुगाहट चालू हो गई थी उनकी एकता के लिए, और आगे चलकर भीलों का फिर एक ही आंदोलन हुआ था। तो महाराणा को अब जब समस्या होने लगी इस समय 1920 तक आते आते, तो वर्ष 1919 में, ध्यान दो, वर्ष 1919 में महाराणा ने एक आयोग का गठन कर दिया कि जाओ और किसानों की समस्या को सुनो। हालांकि वो केवल किसानों का ध्यान भटकाने के लिए था कि सरकार आपकी समस्याओं को निपटाने के लिए प्रयास कर रही है, बाकी इसका कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि इस आयोग ने इसके अलावा कुछ नहीं किया। आयोग ने तो अपना काम किया, लेकिन महाराणा ने इन आयोग की सिफारिशों को नहीं माना। खैर, 1919 में जो आयोग भेजा वो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग था। इस व्यक्ति की अध्यक्षता में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। इसी आयोग के और भी सदस्य थे, अमर सिंह और अफजल अली। अमर सिंह और अफजल अली ये वहां गए, इन्होंने देखा हाँ वास्तव में यहाँ के किसान जो हैं वो पीड़ित हैं, उनका शोषण हो रहा है। तो इन्होंने अपनी सिफारिशें किसानों के पक्ष में की। महाराणा फतेह सिंह को कहा कि किसानों को रियायतें दी जाए, यानी सिफारिश की, लेकिन महाराणा ने इस आयोग की सिफारिशों पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद एक और आयोग गठित हुआ,
आयोग पे आयोग गठित होंगे। अब एक हुआ 1921 में, ठीक है साहब, 3 सदस्यों को भेजा गया 1921 में जो आयोग भेजा गया। 3 सदस्य थे तख्त सिंह, रमाकांत और राज सिंह। इन्होंने भी किसानों के पक्ष में बात की, सिफारिश की, लेकिन इनकी सिफारिशों को भी नहीं माना गया। समझ पा रहे हैं? केवल इन आयोग का उद्देश्य था कि किसानों के आंदोलन को मंद किया जाए कि हां हम बात कर रहे हैं, तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। और यह अब 1921 में इसलिए भेजा गया क्योंकि 1920 आते आते असहयोग आंदोलन की वजह से भी अब सरकार को, मेवाड़ सरकार को और अंग्रेजों को यह डर था कि किसान ज्यादा अगर उग्र हो गए तो जैसा रशिया में हुआ था उसी प्रकार का यहां पर भी हो सकता है। अब ये रशिया की बात आई तो मैं एक और बात आपसे करना चाहता हूं। यहां देखो, बहुत सारे मैंने समाचार पत्र आपको बताए थे, उन्हीं के साथ एक गीत भी ध्यान रखना, किसानों को जागरूक करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए एक गीत गाया गया था प्रज्ञा चक्षु के नाम से। और ये लिखा था भंवरलाल सर्राफ या भंवरलाल स्वर्णकार ने। ये भंवरलाल सराफ या भंवरलाल स्वर्णकार। इसके गीत किस प्रकार से थे? पंक्तियां ऐसी थी कि मान मान मेवाड़ा राणा प्रजा पुकारे रे, रूस जार को पतो न लागो सुन राणा फतमाल रे। यानी मान मान मेवाड़ा राणा प्रजा पुकारे रे, कि मेवाड़ के महाराणा मान जाओ, प्रजा पुकार कर रही है। रूस जार को पतो न लागो, यानी जो रूस का शासक है उसका ही पता नहीं चला, उसने ही वहां के मजदूरों की क्रांति के सामने घुटने टेक दिए। सुन राणा फतमाल रे, यानी राणा फतेह सिंह सुनो, हमारी बात को मानो। तो ये इस प्रकार से परेशान होकर अब 1921 में इनको भी भेजा, लेकिन इन्होंने भी किसानों के पक्ष में सिफारिश की, सिफारिश का कोई लेना देना नहीं हुआ। फिर 1922 में एक और आयोग भेजा गया। अब 1922 में जो आयोग भेजा, तो इधर ध्यान दो, 4 फरवरी 1922 को एक आयोग भेजा। अब अंग्रेज सरकार के कान खड़े हो गए थे, तो अब कौन आया? खुद राजस्थान का एजीजी। बाकी आयोग को ध्यान रखो मत रखो, इसको ध्यान रख लेना। इस समय एजीजी था हॉलैंड, ये आया भैया। इसका एक सेक्रेटरी था सचिव ओजलवी, वो भी आया। मेवाड़ का जो रेजिमेंट था, अंग्रेज रेजिमेंट अफसर विल्किंसन, वो भी आया। विल्किंसन। मेवाड़ सरकार के कुछ अधिकारी थे, प्रभाष चंद्र और बिहारी लाल, वो भी आए। प्रभाष चंद्र, ये राइटिंग थोड़ी एडजस्ट कर लेना क्योंकि पेन स्लिप करता है, और बिहारी लाल, ये भी आए। तो कब आए? 4 फरवरी 1922 को समझौता हुआ। 11 फरवरी 1922 को किसान राजी हो गए, हमारी बातों को मान लिया साहब, लेकिन कागजी बातें थी, कुछ नहीं माना। क्या क्या कहा किसानों को? ठीक है साहब, आपकी 35 लाख बाग समाप्त की जाएंगी। वाह भैया, मजे हो गए। 35 लाख बाग समाप्त। आपके करों को भी कम कर दिया जाएगा, जो तलवार बंदी जो ली जाती है उसको भी कम कर दी जाएगी। तलवार बंदी या तलवार बंदाई बता चुका मैं क्या थी। इसके अलावा जिन किसानों की जमीनें ले ली गई हैं वो भी वापस दे दी जाएंगी, जो गिरफ्तार हैं उनको भी छोड़ दिया जाएगा। वाह भैया, अब ये केवल इसलिए था ताकि किसानों से बात करते रहो, उलझाते रहो और केवल कागज तक सीमित रखो और कुछ मत करो। तो ये मानी तो गई, लेकिन किसानों को यहां से कुछ भी नहीं मिला, कोई लेना देना नहीं रहा। और ये जो इसी बीच एक घटना और हुई और विजय सिंह पथिक यहां से अलग हो गए। घटना क्या हुई थी? ध्यान दो। बात आती है 1923 में, और 1923 में यह जगह है बेगू। हालांकि आंदोलन पहले ही शुरू हो चुका था, बेगू में जो किसान आंदोलन है वो शुरू हो गया था, लेकिन 1923 में यह गोली कांड हुआ और 2 किसानों को मार दिया गया, रूपा जी और कृपा जी। अब जब इस गोली कांड की जानकारी विजय सिंह पथिक को मिली तो विजय सिंह पथिक बिजोलिया से यहां पर आ गए और किसानों का नेतृत्व किया। अब यहां पर जब आए तो विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके इनको भेज दिया गया उदयपुर की जेल में। 1923 में गिरफ्तार किया गया और 1927 में विजय सिंह पथिक को छोड़ा गया। और छोड़ने के बाद
इन पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया कि आप मेवाड़ राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इसीलिए विजय सिंह पथिक को मेवाड़, यानी ये पूरा ये हिस्सा मेवाड़, ये छोड़कर ये मेवाड़, देखो ये यहां तक, ये छोड़कर और ग्वालियर के राज्य में आना पड़ा। ग्वालियर में एक गांव था फूसरिया, यहां पर विजय सिंह पथिक को आना पड़ा। तो विजय सिंह पथिक अब 1923 में ही इस बिजोलिया के किसान आंदोलन से दूर बेगू की तरफ आए और गिरफ्तार हो गए और 27 तक जेल में रहे और फिर बाद में मेवाड़ में प्रवेश नहीं कर सकते थे। तो अब बिजोलिया के किसानों को नेतृत्व नहीं मिला और इसी दौरान 1923 से और 1926 के दौरान वहां पर यह अकाल भी पड़ा। अकाल की स्थिति में फिर किसानों ने यह निर्णय लिया कि हम अपनी जमीनें छोड़ देंगे। उन जमीनों को उन्हीं के साथी किसानों ने ले लिया और लेने के बाद फिर खेती करनी आरंभ कर दी जिन साथियों ने लिया था। तो किसानों की ये बहुत बड़ी भूल रही और जिसकी शुरुआत इस वीडियो से मैंने की थी कि जब ये जमीनें किसानों को वापस नहीं मिलने लगी, उनके हाथ से ये जमीनें चली गई, तो इस सारी घटना का दोष विजय सिंह पथिक पर दिया गया। वापस आओ विजय सिंह पथिक पर कि भैया किसानों की जमीनें, ये दो व्यक्तियों के मध्य मनमुटाव हो गया, विजय सिंह पथिक और राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी ने यह कहा कि आपके कहने पर ही किसानों ने अपनी जमीनें छोड़ी थी। उनको क्या पता था कि दूसरे किसान इसको ले लेंगे, अब उन बेचारों के पास में जमीनें भी नहीं है। और इससे आहत होकर फिर विजय सिंह पथिक ने इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस आंदोलन से अपने आप को अलग कर लिया। हालांकि कुछ सोर्सेज में यह देखने को मिलता है कि यह निर्णय किसान पंचायत का था। खैर जो भी था, अब विजय सिंह पथिक यहां से अलग हो गए। अब नेतृत्व कौन करेगा? तो अब तीसरा चरण आप ध्यान रख लेना, ये मैंने बताए थे आपको। पहला चरण कब? 1897 से और 1915। दूसरा चरण कब? यहां लिखते हैं खुले में, पहला 1897 से और 1915, दूसरा 1915 से और 1923, क्योंकि विजय सिंह पथिक 1923 में हट गए थे और औपचारिक रूप से 1927 में उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया था, क्योंकि 1923 में तो कहां चले गए थे? बेगू, फिर गिरफ्तार कर लिया। तो जब बिजोलिया में है ही नहीं तो कैसे नेतृत्व करेंगे? और फिर आता है तीसरा चरण 1927 से और 1941। अब इसकी बात करनी है भैया, अब आगे क्या हुआ? तो बात यह है कि इस दौरान अब जब विजय सिंह पथिक नहीं है तो माणिक्यलाल वर्मा से कहा आप नेतृत्व कर लो। माणिक्यलाल वर्मा ने नहीं किया। राम नारायण चौधरी भी नेतृत्व नहीं करना चाहते थे। तो अब इन्होंने निवेदन किया एक व्यक्ति से, वो व्यक्ति थे जमनालाल बजाज। इनसे जमनालाल बजाज से कहा कि साहब आप नेतृत्व करो। इन्होंने नेतृत्व स्वीकार किया, लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसको दे दी? हरिभाऊ उपाध्याय को। यानी नेतृत्व करता तो ये है, लेकिन मुख्य सक्रिय जो रोल निभा रहे हैं वो कौन है? हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय। अब हरिभाऊ उपाध्याय ने सबको लेटर लिखे। मेवाड़ के महाराणा को भी लेटर लिखा, साहब हमारी जमीनें दे दो। महाराणा ने मना कर दिया। बिजोलिया के ठाकुर को लिखे, उसने मना कर दिया। अंग्रेज जो अधिकारी था यहाँ का, ट्रेंच जो बंदोबस्त अधिकारी था, उसको दिया, उसको भी लेटर भेजे, प्रार्थना पत्र भेजे, उसने भी मना कर दिया। तो अब जमनालाल बजाज महात्मा गांधी से मिले और महात्मा गांधी से ये कहा कि साहब आप इंटरफेयर करो, देखो वो जमीनें नहीं दे रहे हैं किसानों की। महात्मा गांधी ने मदन मोहन मालवीय को कहा कि भैया, किनको? मदन मोहन मालवीय, कि भैया आप मेवाड़ सरकार को लेटर लिखो। महात्मा गांधी के कहने पर मदन मोहन मालवीय ने एक पत्र लिखा मेवाड़ सरकार के प्रधानमंत्री जो थे उनको, जिनका नाम था सुखदेव प्रसाद। सुखदेव प्रसाद, ये पत्र लिखा साहब। तो सुखदेव प्रसाद ने जमनालाल बजाज को अपने पास बुलाया बातचीत करने के लिए। बातचीत भी हुई, लेकिन इसका कोई एक अच्छा परिणाम नहीं निकला। महाराणा से मिले, महाराणा ने कहा कि ठीक है जमीनें दे दी जाएंगी, लेकिन जमीनें अभी भी वापस नहीं दी गई। तो अब किसानों ने तंग आकर क्या किया? किसान इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर किसानों ने सोचा कि भैया जमीनें तो नहीं मिलेंगी, तो एक काम करो, अपने तो हल चलाने शुरू कर दो। और बात आती है फिर 1931 की। तो 1931 आखा तीज यानी अक्षय तृतीया, जिन किसानों की जमीनें छीनी गई थी उन्होंने सुबह सुबह अपने खेतों में हल चलाने शुरू कर दिए।
तो उनके साथी किसानों ने, जिन्होंने वो जमीनें खरीदी थी, उन्होंने भी पीटा, ठिकानेदार की सेना ने भी पीटा, महाराणा की सेना ने भी पीटा, इन किसानों को बंदी बना लिया गया, यातनाएं दी गई, प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इन सब से परेशान होकर अब देखो समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। 24 अक्टूबर सन 1938 को बिजोलिया किसान पंचायत ने एक निर्णय लिया, एक प्रस्ताव पारित किया, और प्रस्ताव यह था कि हम भविष्य में अब कोई आंदोलन नहीं करेंगे, और महाराणा को प्रार्थना पत्र पेश किया 1939 में। प्रस्ताव पारित किया 1938 में, और 1939 में प्रार्थना पत्र यानी लेटर भेजा कि साहब हमारी जमीनें दे दो, अब हम कोई भी आंदोलन नहीं करेंगे। और इसी शर्त पर फिर इस समय जो महाराणा बन चुके थे 1930 के बाद, ये महाराणा भूपाल सिंह के शासनकाल में किसानों को 1941 में उनकी जमीनें दे दी गई। महाराणा ने आदेश जारी किए अपने प्रधानमंत्री को, और इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे टी राघवाचार्य ने निर्देश दिए अपने राजस्व अधिकारी को, जिसका नाम था मोहन सिंह मेहता। और मोहन सिंह मेहता ने ये जमीनें किसानों को 1941 में वापस दे दी। अब ध्यान देना, यह आंदोलन शुरू कब हुआ था? कलर चेंज कर लें इसका। शुरू कब हुआ था? 1897 में। खत्म कब हुआ? 1841। कितने समय चला? 44 वर्ष। तो इतने लंबे समय तक चलने वाला, या राजस्थान का सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन है। तो अगर पूछे सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन। सबसे व्यापक किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन। राजस्थान का प्रथम संगठित किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन। प्रथम आंदोलन नहीं, राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन नहीं, राजस्थान का प्रथम संगठित किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन। क्यों प्रथम नहीं है? क्योंकि राजस्थान का जो पहला किसान आंदोलन हुआ था, कलर चेंज करूं, था वो ध्यान रख लेना, 22 जून 1880 को हुआ था। कहां हुआ था? मेवाड़ में। ये मेवाड़ में कहां हुआ था? चित्तौड़ में। चित्तौड़ में एक जगह आती है राशमी, यहां पर एक गांव आता है मात्र कुंडिया, और शासक थे ये इस समय महाराणा सज्जन सिंह, जो 1874 से 1884 तक थे। और यह आंदोलन किया था जाट समुदाय के द्वारा, जाट समुदाय। तो यह राजस्थान का पहला किसान आंदोलन था, लेकिन संगठित नहीं था। पहला जो संगठित किसान आंदोलन था वो था आपका बिजोलिया का किसान आंदोलन, सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन और व्यापक किसान आंदोलन, ये था आपका बिजोलिया का किसान आंदोलन। तो ये हमने बिजोलिया के किसान आंदोलन के संबंध में बात की कि जहां शुरू में किसानों का उद्देश्य लाग बाग और लगानों को कम कराना था, वहीं पर 1927 के बाद उनकी स्थिति बड़ी खराब होती चली गई, और अंत में उनका जो संघर्ष है वो वापस अपने जमीनें प्राप्त करने के लिए ही होता रहा। तो एक प्रकार से इसका जो परिणाम था वो निराशजनक ही रहा, क्योंकि अब केवल वो जमीन प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अब लाग बाग और लगान से कोई लेना देना ही नहीं है। तो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।